नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी में अगला क्लास, अगला टॉपिक जो कि है आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे पहली बात जब हम आते हैं सर कि आज हम पढ़ने वाले, ये देखिए हमारे पोपलू भैया हमारे कंप्यूटर से उठ करके यहाँ भी आ गए हैं, तो इनके जैसे आप भी इनसे हमेशा सीख लीजिए, इनकी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दा क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर श्वसन तंत्र। तो मुद्दा ये आता है सर कि सबसे पहली बात कि सर ये श्वसन क्या है, तंत्र क्या, तंत्र क्या आपको बता चुका हूँ मैं सर, सिस्टम है। सर सिस्टम क्या, फिर से रिवाइज कराता हूँ। ह्यूमन बॉडी की या किसी भी जीव की, आप समझ रहे हैं, सबसे छोटी इकाई क्या, यूनिट क्या है, तो सर वो होती है आपकी सर सेल। इसको ऐसा ना जैसे बताता हूँ आपको, चलिए सर सेल, सेल बोले तो कोशिका। सर बहुत सारे सेल से मिल करके, मान लीजिए सेल हैं, मान लीजिए आपका सेल है एक ठो गोला। सेल की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, बाद में आपको बताएंगे सर। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें कोशिका द्रव्य होता है ना, सब बताएंगे आपको। उसी में आपका जीन्स होता है, गुणसूत्र होता है, सब पढ़ा देंगे। मुद्दा सर वही सेल है। सेल में आपको बताया सर कि सेल का क्या काम है। बताया सर सेल है कि हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी भोजन खाते हैं, हम जो भी, ध्यान से समझेंगे, पहले आपको समझना है आज। सर हम जो भी भोजन खाते हैं वो सर आपके जटिल फॉर्म में होता है सर, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में। उसमें से उसका पाचन होने के बाद सर आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट देता है आपका ग्लूकोज, प्रोटीन देता है आपको अमीनो अम्ल, और सर फैट देता है आपको फैटी एसिड। तो वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज। सर ये पाचन के बाद मिलता है, ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो अम्ल मिलता है प्रोटीन से, फैटी एसिड या वसी अम्ल मिलता है आपके फैट से। आप खाने मुख्य तो यही चीज़ लेते हैं मुख्य रूप से। सर इसमें से अब आपको सब छोड़ देता हूँ, पहले मैं आता हूँ इस ग्लूकोज पे। सर ग्लूकोज जो है ना सर, ये छोटी आंत से एब्जॉर्ब कर ली जाती है रक्त वाहिकाओं द्वारा, रक्त कैपिलरी द्वारा, ब्लड कैपिलरी द्वारा। और सर उसको ग्लूकोज में जब रक्त में आ जाता है, आपका रक्त में आ जाता है ग्लूकोज अवशोषण हो करके, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है कि इस ग्लूकोज को ये रक्त लेकर के अब जाता है कहाँ, स्वांगीकरण अपने अंग तक पहुँचाता है। कहाँ तक, हर अंग की, आपके जितने भी अंग हैं, हाथ पैर सब, हर अंग के कोशिका तक पहुँचाता है। ध्यान से समझिएगा, बेस बन जाएगा यहीं पर, तो आगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो सेल तक पहुँच गया क्या सर, आपका ग्लूकोज पहुँच गया सर। अब सेल क्या करेगा, इस ग्लूकोज को लेगा और इसमें जोड़ेगा सर ऑक्सीजन, और इस दोनों को जोड़ करके बनाएगा एनर्जी, दोनों जोड़ के बनाएगा एनर्जी, ऊर्जा, जिससे आपका शरीर चल रहा है, आप बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिला करके दहन करेगा, जलाएगा। आप देखते हैं कि सर आप लकड़ी रखे हुए, लकड़ी मान लीजिए ग्लूकोज क्या है, लकड़ी है सर। सर उसमें जैसे ही आप आग लगाते हैं सर माचिस की तिल्ली से, तो सर यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तो सर दोनों मिल करके इस माचिस की तिल्ली से आग लग के लकड़ी जल जाता है, और यहाँ से आपको देता है सर ताप ऊर्जा। ताप ऊर्जा सर, हीट निकलता है लकड़ी जलाते हैं तो हाँ सर हमको वहाँ पे ताप ऊर्जा मिलती है सर। दूसरा सर हमको वहीं पे प्रकाश ऊर्जा मिलती है सर, प्रकाश ऊर्जा। जब आप आग जलाएंगे वहाँ पे आपको लाइट हो जाती है, तो प्रकाश ऊर्जा भी मिलती है, इसलिए अलग अलग ऊर्जा निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कहने का मतलब ऊर्जा ना ही निर्माण किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। वही देखिए इस लकड़ी में जो ऊर्जा थी, जब हम इसको जला दिए तो ये नष्ट नहीं हुआ इसके अंदर का ऊर्जा, बल्कि इसके अंदर का ऊर्जा कन्वर्ट हो गया ताप ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में। इसलिए इसके अंदर का ऊर्जा ना तो नष्ट हुआ और न ही निर्माण हुआ,
ये सिर्फ इस फॉर्म से ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के फॉर्म में रूपांतरित हो गया, कन्वर्ट हो गया। सर यहाँ लकड़ी है हमारा, सर मान लीजिए ग्लूकोज है, और जैसे यहाँ ऑक्सीजन जरूरी था दहन के लिए, वैसे यहाँ भी ऑक्सीजन चाहिए दहन के लिए। तो सर ये जो सेल कोशिका है सर, ये सर इस ग्लूकोज का सर दहन करती है ऑक्सीजन से मिला करके और बनाती है ऊर्जा। तो आपके बॉडी में ऊर्जा को हम जिस रूप में जानते हैं वो है आपका ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही आपकी कहलाती है सर ऊर्जा करेंसी, ऊर्जा करेंसी या ऊर्जा की इकाई, या ऊर्जा का आपका नोट। सर एटीपी क्या है? मान लीजिए एटीपी कुछ नहीं, आपके 500 रुपये का एक नोट है, तो बताइए, एक यहाँ पोपलू भैया हैं हमारे, एक हमारे यहाँ पोपलू भैया हैं और एक हमारे यहाँ पे पोपलू भैया हैं, ये ज़्यादा खुश रहते हैं। अब आप बताइए, इनके पास 500 का 5 नोट है, इनके पास 500 का 4 नोट है। सर इनके पास कम नोट है फिर भी ये खुश है। हाँ, क्योंकि इनकी जो आवश्यकताएं हैं, इनकी जो सोच है, समझ है, इनसे ज़्यादा डेवलप है, लिमिटेड है, इसलिए ये खुश है अपने कम पैसे होने के बाद भी। तो 500 रुपये का नोट इनके पास 5 है, इनके पास 4 है। तो बताइए किसके पास ज़्यादा पैसा है? तो आप बोलेंगे सर इनके पास ज़्यादा पैसा है। तो बस क्यों? क्योंकि 500 की 5 नोट है। वैसे ही एटीपी समझिए आपकी सर, क्या है सर? ये भी 500 का नोट है, 500 रुपये का नोट है, रुपये है, पैसा है, करेंसी है। तो सर ये जिसके पास जितना ज़्यादा एटीपी होगा वो उतना ही ज़्यादा ऊर्जावान होगा। जैसे यहाँ जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है 500 का, उतना ही रईस है। बस यहाँ जिसके पास जितना ज़्यादा एटीपी होगा वो उतना ही ज़्यादा ऊर्जावान होगा, या एनर्जेटिक होगा, या उसके अंदर उतना ही ज़्यादा ऊर्जा होगा। ठीक है सर, हम समझ गए। अभी आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर एक चीज़। सर पूरे ह्यूमन बॉडी में तो आप समझ गए कि सर ऊर्जा निर्माण हुआ, और इसी ऊर्जा से सर आपकी जो बॉडी है वो चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हर एक नित्य क्रिया जो आप कर रहे हैं, आपका शरीर जो चल रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब इसी ऊर्जा की वजह से हो रहा है। अर्थात कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि सर सब चीज़ का काम, मुख्य काम क्या है सर? शरीर का हर एक अंग जरूरी है, और उसमें क्यों जरूरी है? ताकि सब जो ये हम भोजन से जो प्राप्त कर रहे हैं पोषक तत्व, इनको इस कोशिका तक पहुंचाए ताकि वो ऊर्जा निर्माण हो सके। ठीक है सर। अब यहीं से आता है सर ग्लूकोज जो निर्माण हो रहा था सर, और कोशिका तक पहुंच रहा था सर, ये तो हम पढ़ लिए सर पाचन तंत्र में। सर कहाँ सर? ये हम पढ़ चुके थे पाचन तंत्र में। सर मुख्य मुद्दा था कि सर ये ऑक्सीजन का क्या है? इसी ऑक्सीजन को आप बताइए, आप ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो सर हम तो सर ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खींचते ना सर, तो पूरा ऑक्सीजन आ जाता है। बस कितने आप लोग होशियार हैं, आपको तो सब पता है कि आप ऐसे करते हैं, रामदेव बाबा बनते हैं, और सब आपको ऑक्सीजन आ जाता है। तो ऑक्सीजन आपके आता है सर श्वसन तंत्र से, श्वसन करने से, और श्वसन करने में जो जो अंग उपयोग होते हैं, उन अंगों के मेल को, उन अंगों के पूरे समूह को कहा जाता है तंत्र। अर्थात बहुत सारे अंगों से मिलकर के बनेगा आपका तंत्र। तो आइए अब पहले इसको यहाँ रखते हैं, फिर आप समझाता हूँ कि सर आपकी पता है आपको सर सबसे छोटी इकाई हमारी बॉडी की सर सेल, मतलब कोशिका। सर बहुत सारे कोशिका मिलके बनाते हैं सर टिश्यू। ये बार बार लिखता हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि सेलों के समूह को टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के समूह को क्या कहते हैं? तो टिश्यू मतलब ऊतक। सर टिश्यू से मिलके बनता है आपका ऑर्गन, मतलब अंग। आपका एक अंग बना, मान लीजिए इन सेल से मिलके टिश्यू बना, उस टिश्यू से मिलके आपका ऑर्गन अंग बना। ये अंग कौन सा है? ये अंग मान लीजिए सर आपका फेफड़ा है सर, फेफड़ा, फेफड़ा या आपका लंग्स है। तो समझिए कि आपका जो फेफड़ा या लंग्स है वो किसी न किसी टिश्यू से मिलके बना होगा, और वो टिश्यू भी किसी न किसी सेल से मिलके बना होगा। तो आप समझ गए। हाँ सर, आपका देखिए जो फेफड़ा है सर बहुत सारे अंगों से मिलके सर बनता है आपका सिस्टम या सर तंत्र बनता है, और बहुत सारे तंत्रों से मिलके बनता है सर आपका बॉडी या शरीर। तो क्लियर हो गया सर? जैसे आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम है ना, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे तंत्रों से मिलकर आपका ये बॉडी शरीर बना ह्यूमन का।
हाँ सर, तो ये पूरा लिस्ट आपको पता है, बार बार बताता हूँ मैं। हाँ सर, तो सर फेफड़ा जैसे आपको पता है, फेफड़ा किसी न किसी टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और फेफड़ा एक ऑर्गन है। तो फेफड़े के साथ और कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी? फेफड़ा एक हो गया, और फेफड़े के साथ ऐसे ही आप देखेंगे कि और कुछ कुछ और चीज़ें मिलेंगी, और वो बना लेंगे आपका श्वसन तंत्र। सर फेफड़े के साथ क्या मिलेगी सर श्वसन तंत्र बनाने के लिए, तो आप बताइए। आप ऑक्सीजन डायरेक्ट फेफड़े से खींच लेते हैं या छाती के बीच से? नहीं सर, हम यहाँ नाक से लेते हैं। तो बस जिस माध्यम से आपका जा रहा है नाक से ऑक्सीजन आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, वो भी आपके आ जाएगा श्वसन तंत्र में। फिर जो आपके आहार वाला जो आपके हिस्सा है ट्रैकिया वाला, तो जो ट्रैकिया है, श्वास नली जिसे कहते हैं सर, श्वास नली या ट्रैकिया, वो भी आपके इसमें आ जाएगा। श्वास नली फिर आगे जाके अलग अलग ब्रांचेस में टूटता है, हम पढ़ेंगे उसे क्या कहते हैं। फिर वो जाकर के लंग्स में फैलती है। फिर लंग्स में आप पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई करके होता है, बॉल जैसा, सब आप पढ़ेंगे, तो वो मिलता है। फिर लंग्स से आपको देखेंगे कि यहाँ ये जो नाक लिया वहाँ से फेफड़े तक पहुँचा, जो भी ये पूरा आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा है। और श्वसन तंत्र से एनर्जी कैसे जनरेट होगा, तो फेफड़े के लास्ट तक जो ऑक्सीजन पहुंचा है उसको हमारे रक्त वाहिकाएं खींच लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। जैसे पोषक तत्व पाचन से खींचती थी, इस ग्लूकोज को जैसे खींचती थी पाचन तंत्र से, वैसे ऑक्सीजन को खींच लेंगी पाचन तंत्र से। और उसको भी जैसे ग्लूकोज को पहुंचाती थी सेल तक, वैसे ऑक्सीजन को भी खींच के पहुंचाएंगी सेल तक। फिर जो सेल और कोशिका है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला करके ऊर्जा बनाएगा, और उसी ऊर्जा से आप जीवित रहेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे, हर एक नित्य क्रिया करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ सर श्वसन क्यों जरूरी है। और बिना सर श्वसन के, बिना सांस लिए आदमी का सांस अगर बंद कर देते हैं सर, वो आदमी क्यों मर जाता है? क्योंकि उसके सेल कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो वो ग्लूकोज का दहन नहीं कर पाता है। और ग्लूकोज का दहन नहीं करता है तो उसके शरीर में ऊर्जा नहीं बनती है, और ऊर्जा नहीं बनती है तो बिना एनर्जी के, वो बिना ऊर्जा के वो मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति का सांस रोक देंगे तो क्यों मरता है, आपको समझ में आ गया? हाँ सर। तो किसी का सांस रोक देंगे तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में मर जाएगा? हाँ सर। सर किसी का भोजन रोक देंगे तो आपके पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा तो मर जाएगा? हाँ सर। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि हर एक शरीर के, हर एक तंत्र का, हर एक सिस्टम का क्या महत्व है। चलिए, तो आपको ये समझ में आया, वो उम्मीद करता हूँ कि बहुत मेहनत तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 या भोजन से लेकर के आया, या सर आपके श्वास से लेकर के आया, सांस लेकर के हम जो पहुँचते हैं वो लेकर के आया सर, तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और सर क्या बॉडी में जो ऊर्जा बनती है, दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए मगर आपके में नहीं आएगा क्योंकि अभी तो आपको साइंस पता ही नहीं है। चलिए आना चाहिए कि क्या सर हमारे बॉडी में जो ऊर्जा है सर, वो सिर्फ और सिर्फ सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बनती है क्या सर? सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही उसका दहन होता है क्या, या ग्लूकोज का पाचन होता है क्या? मैं बोलूँगा नहीं बेटे, आपके शरीर में हर जगह यही ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का दहन हो रहा है और ऊर्जा बन रही है। मगर एक जगह है जहाँ बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज का पाचन होता है या उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उससे भी ऊर्जा निकलती है। सर वो कौन सी जगह है? सर ये जो कोशिका में पूरी बॉडी में हर जगह जो ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलके ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है, ये कुल ऊर्जा जो प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन पूछता है सर, ये कुल ऊर्जा जो प्रोड्यूस करता है वो करता है 38 एटीपी। एटीपी आपको पता है करेंसी है, उसमें से 2 एटीपी जब भी आप ये सिस्टम कर रहे हैं कि ग्लूकोज को जला रहे हैं ऑक्सीजन में, है ना, तो सर जला रहे हैं तो इस प्रोसेस में 2 एटीपी खा जाता है। 2 एटीपी खुद यूज़ कर लिया तो आपको अंतिम रूप से क्या बचा? हाँ सर मेरे पास केवल 36 एटीपी बचा। तो दोनों ही क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है, दोनों में कंफ्यूज करता है। मगर सर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सर ऑक्सीजन नहीं होता है, ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सी श्वसन हो गया, ऑक्सी दहन हो गया। अनऑक्सी श्वसन कौन सा होगा सर, जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के आपका पाचन होगा ग्लूकोज का? सर वो आपका जो भी मसल्स होता है ना, मांसपेशियाँ, हाँ सर, तो मांसपेशिया में जिस तरीके का मेटाबॉलिज्म होता है, मांसपेशियाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती है, उसमें बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का पाचन होता है और ग्लूकोज टूटता है। समझ में आया? हाँ सर हम समझ गए। तो एक जगह ऑक्सीजन, शरीर के सभी जगह की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का पाचन होता है या दहन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है। सर मगर जो मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, जिससे मांसपेशियाँ बनी है आपके बॉडी की, सर वहाँ पे आपके सर ऑक्सीजन के बिना ही आपके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है सर, मेटाबॉलिज्म होता है।
अब सब बोलेंगे सर ये मेटाबॉलिज्म क्या है सर, हम बहुत पढ़ते हैं और सुनते भी हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब है इसलिए आपका शरीर फैट हो रहा है, मोटे हो रहे हैं, चाहे ये चाहे वो। मेटाबॉलिज्म आप कुछ मत समझिए, बस इतना समझिए कि सर हमारे पाचन तंत्र में भोजन टूटा जो है ना, आपके पाचन तंत्र में भोजन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में टूट गया, ठीक है सर, तो ग्लूकोज पहुंचा आपके कोशिका के पास। अब कोशिका के पास ग्लूकोज जो टूटेगा ना, ग्लूकोज टूटेगा किसमें सर, पायरुवेट में या पायरुविक अम्ल में टूटेगा या पायरुवेट में टूटेगा, तो ग्लूकोज और टूटता है सर, हाँ ग्लूकोज और टूटता है। तो ग्लूकोज का जहाँ पे पाचन हो रहा है, ग्लूकोज का जो टूट रहा है और उससे एनर्जी निकल रही है, तो ग्लूकोज का टूटना और उससे ऊर्जा का निकलना, वो जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वही है आपका मेटाबॉलिज्म या उपापचय। ठीक, हाँ सर। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि अब आपके शरीर में श्वसन तंत्र का कितना बड़ा महत्व है, पाचन तंत्र का कितना बड़ा महत्व है, आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों पढ़ रहे थे, स्केलेटल सिस्टम का क्यों महत्व है, नहीं तो आप कैसे लुगदी बन जा रहे थे। तो चलिए, आज आपका टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। आप एक पेज में ही उसका पूरा भोजन से लेकर के सांस लेते हैं, दोनों मिलके ऊर्जा बनाती है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। आप अपने खुद के ही मित्र के पास जाइएगा और उससे पूछिएगा इस तरीके से, क्या उसको इस तरीके से किसी भी कोचिंग में, उसके किसी पुस्तक में बताया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। आप इससे खुद से क्वेश्चन कीजिएगा, तो बता भाई एटीपी क्या है, पूछेगा एटीपी क्या है, तो बोलेगा भाई एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बस वो फुल फॉर्म बता पाएगा। उससे पूछेगा कि वो ऊर्जा करेंसी क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी की ऊर्जा करेंसी किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं, उसे पता कि नहीं, अब देखिएगा। फिर बताएगा कि बता देगा, तो पूछेगा ऊर्जा सर एटीपी का निर्माण कैसे होता है, ये बता भाई, तो बताएगा कि ऑक्सीजन के दहन में ग्लूकोज जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज जलेगा तो उससे बनता है, तो ठीक है। तो बता जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ क्या होता है, वहाँ ग्लूकोज का होता है कि नहीं होता, मेटाबॉलिज्म। तो देखिएगा उसमें मेटाबॉलिज्म शब्द यूज़ कर रहे हैं, क्या शब्द यूज़ करता है भाई, सर मांसपेशी में सर नहीं होता, ऑक्सीजन के बिना होता है। सर यहाँ पे 38 एटीपी कुल निर्माण हुआ था और 2 एटीपी इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमेशा खा लेता है। तो मैं मेटाबॉलिज्म हूँ, मैं हर जगह 2 एटीपी खाऊंगा, मेरी डोज ही है 2 रोटी की। सर यहाँ भी जब आपका मेटाबॉलिज्म होगा मसल वाले में, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी से लेकर के यहाँ से, तो सर यहाँ भी आपकी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए आप देखिए जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ इतना ज़्यादा ऊर्जा निर्माण हो रहा है 3836, मगर जहाँ बिना ऑक्सीजन के आपका मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे सर मांसपेशियों में सर बिना ऑक्सीजन के 4 एटीपी का निर्माण होता है सर टोटल, उसमें 2 एटीपी इस प्रोसेस में ख़त्म हो जाता है और कुल सिर्फ सर आपका 2 एटीपी ही बचता है शुद्ध रूप में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ 38 एटीपी 36 एटीपी, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ 4 एटीपी और 2 एटीपी, अर्थात आप देख रहे हैं कि सर जो ऑक्सीजन है उसके बेसिस पे हमारा पूरा शरीर चल रहा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऐसे भी घुमा के पूछेगा ऑक्सीजन ऑक्सीश्वसन में आपके ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है या अनऑक्सी श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे सर ऑक्सीश्वसन में, ऑक्सीजन वाला इसलिए ऑक्सीश्वसन के में सर आपके ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी कुल ऊर्जा बनती है, उसमें 2 एटीपी इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में खर्चा हो जाता है, बाकी कुल जो शुद्ध बचती है ऊर्जा जिससे आपकी बॉडी चल रही है वो 36 एटीपी है। उसके बाद सर वैसे जब आपकी अनऑक्सी श्वसन में आते हैं ऑक्सीजन के बिना वाले में, तो कुल 4 एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी मेटाबॉलिज्म में खर्च हो गया, तो सिर्फ 2 एटीपी है जो आपके ऊर्जा ग्रुप में आपको प्राप्त होती है। तो आपको इतना सारा तथ्य इस एक पेज से ही मिल गया और आप श्वसन तंत्र का महत्व भी समझ गए। तो जब श्वसन तंत्र का महत्व आप समझ गए सर, उसी से हमारी बॉडी में ऊर्जा बन रही है ऑक्सीजन से मिल करके ही, इसलिए हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए, फिराने के लिए, दौड़ाने के लिए देखेंगे कि आप बोलते हैं क्या कि हमें सर ऑक्सीजन आपकी ज़रूरी है। तो चलिए, जब आप ऑक्सीजन श्वसन तंत्र का महत्व आप समझ गए हैं तब हम समझेंगे श्वसन तंत्र में क्या क्या हिस्से आते हैं, उनका कैसे कैसे काम है, उसका क्या क्या यूज़ होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का महत्व समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा ये सब कॉन्सेप्ट, है ना। हाँ सर, स्पष्ट है। चलिए भाई, स्पष्ट है तो अब मुख्य मुद्दा क्या है, आइए मुख्य मुद्दे पे। सर मुख्य मुद्दे पे हम आते हैं। सर आप 2 शब्द सुनते हैं सर एक आप सुनते हैं सर श्वसन, जिसे आप बोलते हैं श्वसन तो छोड़ दीजिए, जिसे आप कहते हैं सर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और एक शब्द आप सुनते हैं, बच्चे सबसे पहले इसी में कंफ्यूज होते हैं
इसलिए मैं यहाँ स्पष्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप समझे हैं तुरंत, तो आपको यहाँ तुरंत स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सर एक आपका रेस्पिरेशन, एक है श्वसन, ठीक है सर, और एक होता है आपका सर ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, बच्चे जो है हमेशा श्वसन में और ब्रीदिंग में कंफ्यूज होते हैं। सुन मैं बात, हाँ सर, मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। आइए, ये आपकी यहाँ से पढ़ने वाला आपको कभी कोई दिक्कत डाउट नहीं जाने वाला है, लिखित है, ले लीजिए। ह्यूमन का भाई फेस आप दिख रहे हैं सर, यहाँ सर ऑक्सीजन प्रेजेंट नाक में इसका गया सर, ये गया सर, मान लीजिए ऑक्सीजन। इस कॉन्सेप्ट पे भी आपको मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, ऑक्सीजन वाले जो लिख के बता रहा हूँ, ठीक है सर। यहाँ से प्राण वायु गई, आप ये समझिए, ठीक है सर। सर यहाँ से जो ऑक्सीजन गया, अब ये नाक वाले माध्यम से होते हुए जा रहा है, फिर सर ये ट्रैकिया से होते हुए जा रहा है, श्वास नली से, और जाकर सर आगे ये दो हिस्से में टूट जाएगा सर। फिर इसमें सर आपकी बहुत सारी इसमें से ऐसे ऐसे कोशिकाएं निकलेंगी, ऐसे 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 ऐसे, और सबका कैसे गोल 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 आपका एल्वियोलाई बना रहेगा। एल्वियोलाई ना, यहाँ पे विलाई नहीं, विलाई आपके पाचन तंत्र में अमाशय के अंदर वाली सतह में उंगली नुमा संरचना का विलाई कहते हैं। यहाँ पे एल्वियोलाई पढ़ेंगे, ए फॉर एल्वोलाई। मैं आपको लिख के बताऊंगा आगे, फिलहाल छोड़ दीजिए। ये जो गोल गोल संरचना है एल्वोलाई है। फिर वैसे ये भी जो है ये भी टूटेगा सर आपका, ठीक, हाँ सर। और ये किसके अंदर संरचना है सर, ये है सर आपका लंग्स के अंदर की संरचना है, ये भी आपके लंग्स के अंदर की संरचना है। क्लियर हो गया, हाँ सर। और ये आपका सांस लिए हैं, तो ये वाला सांस वाले आपकी सांस पाइप है, समझिए आप, हाँ सर, सांस के अंदर की पाइप है। ठीक, चलिए, तो ये आपका लंग्स है, लंग्स माने फेफड़ा है, ये भी आपका लंग्स है या फेफड़ा है। तो सर आप जब सांस खींचे ऐसे और फिर सांस छोड़े, जब आप सांस खींचे, सांस ऐसा खींच रहे हैं आप, अंदर की ओर जा रही है, तो ये जो गैस है, गैस ऑक्सीजन गैस, सर ये इस लास्ट एल्वोलाई तक ऐसे होते हुए सर ये आएगा, और लास्ट ऐसे घूमते घूमते इस एल्वोलाई तक पहुंचेगा। तो सर यहाँ तक जो ऑक्सीजन पहुंच गया या जो गैसेस है वो पहुंच गई, ठीक है सर। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी छोड़ता है वो इसी एल्वोलाई में आता है, फिर यहाँ से फिर ऐसे होते हुए और शरीर से बाहर निकल जाती है। अर्थात ऑक्सीजन का या अन्य गैसों का यहाँ तक पहुँचना एल्वोलाई तक, और एल्वोलाई से आपका अन्य जो अपशिष्ट गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसका शरीर से बाहर निकल जाना, यहाँ तक की जो क्रिया है ना, वो है आपका श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। अर्थात ना बाहर वातावरण से आप गैस खींचे और उसको लंग के एल्वोलाई तक पहुँचाए, वो है आपका श्वासोच्छ्वास या आपका ब्रीदिंग। मगर यहाँ के बाद मैं बताया कि सर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आया सर बंद करके सर, और उसको खींच करके वापस बाहर भेजा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आया कैसे, आपको देखेंगे यहाँ पे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। सर इन सभी एल्वोलाई में सर ऐसी पतली 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 पतली, सर यहाँ पे पतली पतली ऐसे, सर ये सब ना सर जो है ना सर, ये क्या है सर, ये सब आपकी जो पतली पतली बनी है सर, ये सब आपकी दोनों ये है आपकी रक्त कूपिकाएं, रक्त वाहिकाएं, पतली पतली ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी हैं, ब्लड कैपिलरी हैं, आपकी रक्त वाहिकाएं हैं, ये रक्त कूपिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरी हैं। अर्थात आप ये समझिए कि पतले पतले नस हैं जिनमें खून प्रवाह हो रहा है, और वही जो खून है वो इसमें आने वाले ऑक्सीजन को खींच ले रहा है इसमें से, और खींच के अपनी पीठ में बैठा ले रहा है। मान लीजिए जो आपका ब्लड है वो बजरंगबली है, हनुमान जी हैं, और जो ऑक्सीजन है वो श्री राम जी हैं, तो श्री राम जी को बैठा ले रहे हैं अपने पीठ पर, और इस एल्वोलाई से लेकर के चल जाते हैं आपके पूरे शरीर से होते हुए आपके सेल या कोशिका के पास, और वहाँ ग्लूकोज से मिल के यही जो ऑक्सीजन आया है उससे ऑक्सीजन से मिल करके जो भोजन निर्माण होगा, अर्थात
रक्त कोशिकाओं से कोशिकाओं तक पहुंच करके ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिल करके जो ऊर्जा का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, जो आप पीछे पढ़े हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये है आपका श्वसन, अर्थात केवल सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना आपका ब्रीदिंग श्वासोच्छ्वास है। और उस लिए गए सांस अंदर छोड़ने और बाहर छोड़ने से जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है। और याद रखेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जैसे आपको पता है कि सर आप लकड़ी जलाते हो सर ऐसे करके, मस्त से आग लगे रहता है, तो सर यहाँ से पता है कि सर इसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और पूर्ण दहन नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जो मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगी, चारों ओर ऑक्सीजन रहेगी, अच्छे से दहन हो जाएगा, सर वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। और ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, जो कि एक जहरीला गैस है। इसीलिए किसी बंद कमरे में जिसमें आप चारों ओर से कमरा बंद कर लिए हैं और ठंड के दिनों में वहाँ अंगीठी जला दिए हैं, तो जो आग जल रही है उस ऑक्सीजन जब तक मिलेगा, उस बंद कमरे में जितना ऑक्सीजन है उसे लेकर के वो दहन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और जब ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो दहन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये एक जहरीली गैस है और इसी की वजह से उस रूम में सोने वाला आदमी का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, उसका दम घुट करके वो मर जाता है, क्योंकि उस रूम में जितने ऑक्सीजन थे वो इस दहन में आग जलने में प्रक्रिया में यूज़ हो गए, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड उसके सांस में प्रवेश कर गया और जा करके उस आदमी का दम घोट के उसको मार दिया। बात क्लियर? हाँ सर। जैसे यहाँ पे दहन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वैसे यहाँ पे भी जो आपका ऑक्सीजन से ग्लूकोज का दहन होगा, ऊर्जा बनने का प्रोसेस होगा, तो यहीं बीच से आपका निकलेगा क्या, बीच निकलेगा सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी का CO2 को ये रक्त वाहिकाएं जो बह रही हैं यहाँ पे शरीर में, यहाँ से लेते हुए जाएंगी और यहाँ से फिर इस एल्वेओलाई को देंगी, एल्वेओलाई से लंग्स से होते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका शरीर से बाहर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से कैसे आया, रक्त ब्लड के माध्यम से, ये ब्लड फ्लो है आपके शरीर में, तो ऑक्सीजन को लेकर के भी आने वाला ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाने वाला भी आपका ब्लड है। ऑक्सीजन कहाँ से लिए, बाहर से। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हुआ, सर ये जो प्रक्रिया हुई मेटाबॉलिज्म की, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और आप जब उत्सर्जन तंत्र पढ़े थे तो आप पढ़े थे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, और इसका जो शरीर से उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है, वो आपका सर लंग्स करता है। आपको दिख रहा है कैसे कर रहा है और क्यों हम उसमें में इसको पढ़े थे, आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ सर क्लियर हो गया सर, इतना ड्राइंग बना के बता रहे हैं तो क्लियर तो होना ही है सर। अर्थात सांस अंदर लेना और बाहर लेना, देख रहे हैं आप अंदर ले रहे हैं और यहाँ से फिर बाहर छोड़ रहे हैं, इतना ही प्रक्रिया आपकी ब्रीदिंग है या श्वासोच्छ्वास है। और वहाँ से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा निर्माण होना और वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना जो होता है वो है आपका रेस्पिरेशन और श्वसन। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ केवल सांस का अंदर लेना बाहर छोड़ना ही श्वासोच्छ्वास है या ब्रीदिंग है, और ऊर्जा निर्माण उस लिए हुए ऑक्सीजन से ऊर्जा का निर्माण करना और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, जो काम है कुल मिला के ऊर्जा निर्माण करना, जो ऊर्जा से जोड़ के रखेंगे आप, जो काम हो रहा है सर यहाँ पे वो है आपका रेस्पिरेशन या श्वसन। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सर ये सर आपका देख रहे हैं, आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, बायो मतलब जीव, मैं एक जीव हूँ सर, मैं फिजिकली अपने फेफड़ों को हिला रहा हूँ, डुला रहा हूँ, ठीक है। तो सर ये बायोफिजिकल प्रॉपर्टी है आपका, जो या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी या बायोफिजिकल प्रॉपर्टी सर ब्रीदिंग, जबकि आपका बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ आपका ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलकर के रिएक्शन कर करके पायरुवेट में टूट रहा है, पायरुविक एसिड में टूट रहा है, वहाँ उसका पाचन हो रहा है, उससे कुछ और निकल रहा है, अलग फॉर्म बन रहा है। तो सर ये आपका बायोकेमिकल या बायो रासायनिक आपकी प्रक्रिया होगी, जबकि आपकी बायो फिजिक्स या आपकी बायो या जैव भौतिकी क्रिया है और ये आपकी जैव रासायनिक क्रिया है। क्यों है आपको स्पष्ट हो गया सर, क्योंकि भौतिकी मतलब सिर्फ हम सांस ले रहे हैं तो भौतिक रूप से यहाँ सर कुछ चीज़ निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ सर हमारे जो लंग्स है वो फिजिकल रूप से भौतिक रूप से हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, या किसी नए चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा है। जो गैस आ रहा है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ही है। या मगर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑक्सीजन आया वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, तो यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना। जब किसी
दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर कोई नया प्रोडक्ट मिले तो वो रासायनिक क्रिया होती है, आपको पता है। तो बस यहाँ भी सर ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऊर्जा दिया, अर्थात यहाँ पे ये आपका रासायनिक प्रक्रिया है। क्योंकि ये सब जीव के अंदर हो रहा है तो जैव दोनों में कॉमन होगा और ये जैव रासायनिक क्रिया हो जाएगी और ये आपकी जैव भौतिकी क्रिया हो जाएगी, बायोकेमिकल प्रोसेस हो जाएगा, बायोफिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री है और बायोफिजिक्स है। आपको क्लियर हो गया? हाँ सर। तो उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप लोगों को रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग में क्लियर आपको अंतर पता चल गया होगा। चलिए, ठीक। तो चलिए, आप जब प्रोसेस समझ चुके हैं तो हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। इस डायग्राम को मैं यहीं रहने देता हूँ और कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं वो लिख दे रहा ताकि आपको लिखित रूप में मिल जाए, क्योंकि मेरा काम आपको हर तरीके से, वैसे मैं आपको जब इतना समझा दिया हूँ तब आपको कोई भी आप क्वेश्चन आएगा इससे आप बना लेंगे, मगर फिर भी क्योंकि आप जानते हैं मेरा एक टीचर का काम है कि आपको हर चीज़ देना, इसलिए मैं हर चीज़ देता हूँ लिख को। तो लिखेंगे आप इसको, वही चीज़ जो यहाँ लिखे हुए हैं जो हम पढ़े हैं वही चीज़, सेम चीज़ का बात हो रहा है, ठीक। तो लिखेंगे सर श्वसन क्या है, तो लिखेंगे सर आप ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान अर्थात कुल मिला के गैसों का आदान प्रदान क्यों किया जा रहा है? ऊर्जा उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है श्वसन का। और इसका मुख्य है सर आपको सांस अंदर व बाहर लेना, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, लेना नहीं, बाहर छोड़ना, ये आपका ब्रीदिंग है या श्वासोच्छ्वास की क्रिया है। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो आपको दिख रहा है कि सर दोनों जरूरी है, पहले ये होगा तभी यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ तक जाएगा यही है शरीर से बाहर करेगा। इसलिए ये जो हिस्सा है एल्वेलाई के ऊपर वाला, ये आपके एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लंग्स भी आपका उत्सर्जन तंत्र में आप पढ़े थे कि हाँ हिस्सा था सर। और ये जो अंदर है सर ये सेल कोशिका में हो रहा है, तो आपको क्लियर हो गया। चलिए लिखित में दे दिया मैं आप लोगों को। अब बताया कि सर ये जो है आपका, इस चित्र को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कुछ बिंदु आपको देते हैं। कट, एक अलग से पेज में हम बना देते हैं। आप लोग पूरा श्वसन तंत्र पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसके बाद इतने में आपका काफ़ी है जानकारी, मगर फिर भी मैं आप लोगों को जब श्वसन पढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि जो पढ़ाई वाले होते हैं वो ऐसा पढ़ा के भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ऐसा पढ़ा के भी ख़त्म कर दूंगा जैसा आज पढ़ाया हूँ, और नहीं तो जैसा मैं पढ़ाता हूँ आप लोग वो भी देखेंगे। इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है सर। क्लियर हो गई? हाँ। तो लिखेंगे ब्रीदिंग के बारे में कुछ बिंदु। सर यह एक भौतिक प्रक्रिया मैं आपको बताया हूँ कि हाँ सर यह एक भौतिक प्रक्रिया है, अब बता चुके हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर हिंदी में बता रहे हो, चलो बता दे रहा हूँ। इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेज इज नोन एज ब्रीदिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे ऊर्जा उत्पादन के लिए, आपका लिखें तो इसको सही से लिख लीजिए इंग्लिश में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड एक्सपेलिंग इट फ्रॉम द लंग्स इज नोन एज ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन या श्वसन। क्लियर हो गया? हाँ सर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान को एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किसका सर? किसके प्रोडक्शन के लिए? ऊर्जा के, एनर्जी के।
तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज माने आदान प्रदान, ऑफ गैसेस तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द के लिए माने फॉर द किसके लिए, प्रोडक्शन माने उत्पादन के लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज आपका श्वसन। इंग्लिश मीडियम वालों को क्लियर हो गया? हाँ सर। तो इसको लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड एक्सपेलिंग इट फ्रॉम द लंग्स, तो सांस को अंदर लेना और फेफड़े से बाहर निकालना जो क्रिया है, तो सांस को अंदर व बाहर छोड़ना, सांस को अंदर लेना, बाहर अंदर लेना, सांस को अंदर लेना व बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ना आपका क्या है, ब्रीदिंग की प्रोसेस है। ठीक, तो ये है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड एक्सपेलिंग इट फ्रॉम द लंग्स इज नोन एज ब्रीदिंग। क्लियर हो गया? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, तो ये आपका भौतिक प्रक्रिया माने फिजिकल प्रोसेस। ठीक, तो आपका ये जो है मैं आपको समझा चुका हूँ तो दिक्कत नहीं है, अब बस लिख दे रहा हूँ पॉइंट। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, सही मैंने मुझे लिखना तो चाहिए नहीं, मगर मैं क्या कि मैं चाहता हूँ बच्चों के साथ कोई बेईमानी ना हो। बोले सर आप पढ़ा दिए समझा दिए, मुझे लिखित में भी देते तो अच्छा होता। तो हर तरीके के अलग अलग बच्चे होते हैं, सबको संतुष्ट करना है, इसलिए मैं आपको लिखित में भी दे रहा हूँ। नहीं तो आपको तो समझा दिया कि इसे फिजिकल क्यों बोलते हैं, ये तक समझा दिया। लिखेंगे जो ब्रीदिंग है, श्वासोच्छ्वास, ये एक बाह्य क्रिया है, बाह्य क्रिया, क्योंकि बाहरी बार हो जा रही है ना। हाँ सर, ये रक्त के अंदर हो रही है, बाहर से मतलब सर शरीर के अंदर तो आ ही रही है, मगर सर अंदर का मतलब है रक्त वाहिकाओं के अंदर। तो क्या रक्त वाहिका के अंदर आ रही है कि आपकी? नहीं सर, ब्रीदिंग जो है सर वो आपके हम देखते हैं एल्वेओलाई तक सीमित था, तो यह एक बाह्य प्रक्रिया हो गई। क्यों हो गई आपको पता चल गया? इट इज एन एक्सटर्नल आपका, ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस है आपका ये। जबकि ये जो आपका ये आपका है आंतरिक क्रिया, क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं के अंदर हो रहा है, कोशिकाओं के अंदर तक हो रहा है, तो आंतरिक क्रिया ये आपका इंटरनल प्रोसेस है, समझिए। ठीक, हाँ सर। तो बताओ कि सर ये आपका जैव भौतिक प्रक्रिया है, जैव क्योंकि आपके जैव है, अब जीव है तो इसलिए जैव भौतिकी। जबकि ये जो है आपका सर ये आपका जैव रासायनिक क्रिया है। सर जैव रासायनिक क्रिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बना रहे हैं, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये एक रासायनिक क्रिया है और किसी जीव के अंदर हो रही है। जैसे आप जीव हैं, मैं जीव हूँ, इसलिए जैव रासायनिक क्रिया हो गई। जबकि यहाँ सर किसी भी नए चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा है, जो ऑक्सीजन आ रहा है वो ऑक्सीजन ही रह रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ये सिर्फ भौतिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे जो अंग है वो फिजिकली मूव कर रहे हैं, फिजिकली उनका उनमें आपकी क्या मोशन हो रहा है, इसलिए मूवमेंट हो रहा है, इसलिए किसी आपकी भौतिक प्रक्रिया या फिजिकल प्रोसेस रह गई है। तो उम्मीद करता हूँ इसके पश्चात अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब। ठीक, ये चार्ट आपका बन गया, बना लेंगे भाई। अब चलिए इसको देखने, आप श्वसन क्या है ये समझे। आपने समझ लिया कि सर श्वसन क्या होता है, सर ब्रीदिंग क्या, रिस्पिरेशन क्या है, सर ब्रीदिंग क्या है, सर दोनों में अंतर क्या है ना। क्वेश्चन इससे बन जाएगा, पूछ लेगा कि ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, या क्या बोलते हैं ब्रीदिंग इज ए इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इसी जो चार्ट बनाए उसी से घुमा घुमा के आप लोगों को पूछ लेगा। ये पहले लाइन से पूछ लेगा, सांसों का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इनहेल एंड एक्सेल ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मगर अब हमारे बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि उनको मैं बाइज्जत ये चित्र बना के बताया हूँ। सर यहाँ तक जो प्रोसेस है, सर यहाँ तक का जो ये दिख रहे हैं, यहाँ एल्वेओलाई तक, यहाँ तक का सर, ये यहाँ तक का प्रोसेस जो है सर वो आपका ऊपर का जो हिस्सा है वो बी है सर, और अंदर वाला जो हिस्सा सर वो आपका है सर रेस्पिरेशन। तो बी आर, ठीक है, याद रखेंगे बी आर बिलासपुर, ऐसे याद रखेंगे। ये बियर पीते हैं तो बियर, ऐसे भी आपको याद रख लेंगे। ठीक, चलिए
क्लियर हो गया। तो बी और आर, और ऐसे भी सर आप सांस ले रहे हैं तो पहले यहीं से प्रोसेस चालू हो रहा है, ABCD में बी पहले आता है, आर बाद में आता है, तो अब आपको कभी क्लियर नहीं होगा, उन्हें कभी डाउट नहीं होगा कि सर ब्रीदिंग किसे कहते हैं और रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। ठीक, हाँ सर। तो ये हमेशा कंफ्यूज हो जाता है आदमी, वगैरह आपको डाउट नहीं होगा। सर ऊपर में बी लिखे थे, नीचे आर लिखे थे, मतलब ऊपर ब्रीदिंग है, नीचे रेस्पिरेशन है। ऊपर सर लिखे थे आपका क्या लिखा था, उसे चलिए BRC लिखिए, हिंदी लिखता तो दोनों सौ आ जाता। तो ऊपर ब्रीदिंग, नीचे रेस्पिरेशन, आपको क्लियर हो गया। ठीक है सर। चलिए इसके बाद अब आप लोगों को कुछ एक नए तथ्य पढ़ा दूं मैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। लिखेंगे कि सर जो बहुत सारे जीव हैं हम उसके अंदर प्रवेश करेंगे, फिर हम एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। पहले जो ऊपर ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ऊपर ऊपर हम सबके बारे में जान जाएंगे ऊपर से, तब तो फिर हम अंदर प्रवेश करेंगे ना अपने प्रॉपर्टी पे। हाँ सर, पहले आप दोनों शब्द का मतलब समझ गए। हाँ सर। अब लिखेंगे आप विभिन्न जीवों में, विभिन्न जीवों में श्वसन अंग। आप लोगों को लगता होगा कितना मजाक बात है, मगर आप लोगों को पता नहीं कितना टफ टास्क है कि आप लोगों को हिंदी में भी समझाओ, हिंदी में भी बोलो, हिंदी में भी पढ़ाओ, उसके इंग्लिश में भी बोलो, इंग्लिश में भी समझाओ, इंग्लिश में भी पढ़ाओ। एक टाइम पे दिमाग को दो अलग अलग तरीके से काम करवाना पड़ता है। इतना मेहनत करते हैं, मगर आप लोग वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको एहसास नहीं होता होगा। और उसके बाद भी आप लोगों का जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए इतना मेहनत के बाद भी ऐसा मिल नहीं रहा है। मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरा मन करता है कि इतना मेहनत कर रहा हूँ ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है तो बंद कर दूँ ये टॉपिक, और अपना जो जिससे मेरे सैलरी मिलती है मेरे खुद के एनालाइजर के वीडियो कोर्स को रिकॉर्ड करने से, मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ और उससे मैं अपना पैसा जनरेट करूँ, अपना घर भर चलाऊँ, अपना जीवन आगे बढ़ाऊँ करके। मगर पता नहीं, फिर सोचता हूँ कि यार जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी इंसाफ़ी यही होता है कि इंसान के अंदर ना भगवान और शैतान दोनों होते हैं। अब देखते हैं कार्टून में दिखाते हैं, एक रेड कलर का आता है, एक सफ़ेद कलर का आता है। रेड वाला बोलता है मार दे मार दे, सफ़ेद वाला बोलता है नहीं बेटा शांत रहे शांत रहे। तो उसी के इंसान के अंदर शैतान और भगवान दोनों हैं। भगवान जी को अभी तक हावी रखा हूँ इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ, जिन शैतान जी हावी हो गए मेरे शरीर के अंदर के, तो आप लोगों का टॉपिक यहीं बंद हो जाएगा मेरे से। क्योंकि आप लोगों को जैसा शेयर करना चाहिए, आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, जैसा लाइक करना चाहिए, प्यार बनाए रखना चाहिए, वैसा आप लोग कर नहीं रहे हैं। हमसे एकदम थर्ड कैटेगरी और थर्ड क्लास का, हमसे मतलब एकदम नीचे लेवल में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सच्चाई है क्योंकि मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। तो उस लेवल में ना बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का बात कर रहा हूँ मैं, जो पढ़ाया जाता है एकदम बच्चों को कभी रियल नॉलेज नहीं दिया जाता है, उनको टुकड़े टुकड़े में नॉलेज देते हैं ताकि वो हर बार हमारे पास आए थोड़े थोड़े नॉलेज पाने के लिए, बार बार एडमिशन लें, बार बार करें। 35-35, 40,000 25,000 फीस है उनके यहाँ का। 8,000 10,000 15,000 वाले भी कुछ कोचिंग है जो बहुत उतने कम पैसे में अच्छा पढ़ाते हैं। और जो 35-35 40,000 फीस है, बहुत बड़ा नाम है, आप सब जानते हैं। उन सब कोचिंग की कमी देखा हूँ कि इस तरीके से कभी पढ़ाते नहीं हैं, और फिर बच्चे उन्हीं के पास पढ़ने के लिए मरे जा रहे हैं। और हम आपको फ्री में जो उससे कई हाई लेवल का कंटेंट दे रहे हैं उसका लोगों को कदर नहीं है। देखिए दिल दुखता है क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए भाई, इसलिए हमारे मुँह से ये सब बोलने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट वैसा दिख नहीं रहा है। और सच्चाई है, दुनिया में फ्री की चीज़ों का कीमत कभी नहीं होता है। और मैं आपको बताया था कि जिस दिन मेरा कंप्यूटर खत्म होगा उसके अगले दिन वो सारे वीडियो प्राइवेट होकर के हमारे वीडियो कोर्स में चले जाएंगे। एनालाइजर में जो फीस देंगे उन्हीं को वो मिलेगा। अभी आप लोगों को फ्री में मिल रहा है तो आपको कदर नहीं है वो। वैसे ही साइंस है, जिस दिन हमारा मेरा साइंस कंप्लीट होगा ये पूरा प्राइवेट होकर के पूरा वीडियो चल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, और उस दिन से जो पैसा देगा बस वही हमारे एप्लीकेशन में, हमारे ऐप में जाके इन इतने हाई क्वालिटी की वीडियो को पढ़ पाएगा। और आप लोगों को यहाँ फ्री में मिल रहा है तो आप लोगों को कदर नहीं है। सिर्फ शेयर करना नहीं बनता है आप लोगों से, लोगों को जोड़ता नहीं बनता है आप लोगों से। और अभी कोई गलत चीज़ तो आप भेज नहीं रहे हैं। ऐसे तो कोई फर्जी वीडियो आएगा तो तुरंत शेयर होने लगता है, कॉमेडी वीडियो आएगा, अश्लील वीडियो आएगा, तुरंत शेयर होगा, देख भाई देख भाई, है ना। और अगर यहाँ कोई पढ़ाई वाली वीडियो होता तो शेयर नहीं होता है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपका आगे फ्यूचर डिसाइड होगा कि मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। आप लोग बाकी आपकी मर्जी है। और छोड़िए, चलिए आते हैं इस पे मुद्दे पे। चलिए, तो आपका रेस्पिरेशन, आपका अंग, रेस्पिरेशन नहीं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हम देखेंगे कि अलग अलग जीवों में, विभिन्न जीवों मतलब अलग अलग जीवों में आपके श्वसन अंग कौन कौन से हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन है डिफरेंट आपके स्पीसीज में। तो पहले आप लिखेंगे सर कौन सा, सर पहले आप लिखिए सर
स्पाइसेस या आपका मत्स्य वर्ग, कौन सा सर, मत्स्य वर्ग या स्पाइसेस कैटेगरी, वो कहाँ से सांस लेते हैं वो हमको देखना है। ठीक है सर। फिर आप लिखेंगे एम्फीबियन। एम्फीबियन वो होते हैं जो जल और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं, जल में और ज़मीन में दोनों में रह सकते हैं, तो आपके एम्फीबियन कहलाते हैं। एम्फीबियंस मतलब उभयचर। उभय क्यों? क्योंकि एक से अधिक जगहों पे चर सकता है, चल सकता है, तो इसलिए चर माने इसमें चल रहा है कितना, उभय एक से अधिक चीज़ों पे चल रहा है, इसलिए उसे उभय कह रहे हैं, उभयचर कहते हैं। तीसरा आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप जो रिंग रिंग के चलते हैं, याद रखेंगे। रेप्टाइल से सरीसृप। ठीक। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें कि सर इनमें से पीसेस मतलब मछली वर्ग वाले उभयचर जो जल और जमीन दोनों में रहते हैं वो, और जो सरीसृप हैं वो किस किस से सांस लेते हैं। ठीक है। हाँ सर। सर ये प्योर पानी में रहने वाले, ये पानी और जमीन में रहने वाले, और ये प्योर जमीन में रहने वाले, आप ऐसे भी समझेंगे। सर प्योर पानी में रहने वाले ज़्यादातर किससे सांस लेते हैं? ज़्यादातर, नॉट संपूर्ण, नॉट कंप्लीट। सर एम्फीबियन जो जल जमीन दोनों में रहते हैं वो, और सर सरीसृप जो जमीन में रहते हैं मुख्यतः। तो आप उससे भी देखेंगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ लगभग जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, सब में वो यूज़ होगा। सब में अपवाद कुछ होते हैं, वो अपवादों का हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले आपको कॉमन सेंस समझिए आप। तो इसमें जो होते हैं, जो मछली वर्ग वाले हैं, ये किससे सांस लेते हैं? तो आपको सबको पता है, सिर्फ मछली जो होती है ये सांस लेती है, मछली वर्ग वाले जीव वो सांस लेते हैं गिल्स से या आपके गलफड़े से। इतना तो सर हमको पता था सर, कोई नया बात नहीं है। तो आइए इसका बताइए। सर जो एम्फीबियन होते हैं सर वो किससे सांस लेते हैं, तो बताइए। तो एम्फीबियन वालों को मैं जो है आपका इसके बाद बताऊंगा, पहले रेप्टाइल बताता हूँ क्योंकि इसमें कुछ विशेष चीज़ बताना है आप लोगों को मुझे। ठीक। तो सर ये जो आपके हैं रेप्टाइल जो हैं, याद रखेंगे, ये आपके दो 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 जगह से सांस लेते हैं, दो अंगों से सांस लेते हैं सर। दो अंगों से सांस लेने वाले रेप्टाइल्स होते हैं, लेते हैं। कौन कौन सा वो दो अंग है तो लिखेंगे आप। सर पहला है आपका सर लंग्स, फेफड़ा जिससे आप भी सांस लेते हैं, और सर दूसरा है सर आपका स्किन या त्वचा। ठीक है सर। सर जो सरीसृप हैं सर आपके लंग्स या फेफड़ा से सांस लेते हैं, और सर जो आपके लंग्स फेफड़ा से सांस लेते हैं, और सर इसके अलावा स्किन और त्वचा से सांस लेते हैं। क्लियर हो गया? सर जो मछली है सर आपकी, इसमें आ जाएगी कौन सा एग्जाम्पल, देखिए यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल में सर। यहाँ जैसे कि आप जानते हैं सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। आजकल तो किसी को पढ़ते नहीं है और सुनाते नहीं, आजकल बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा बस सुनाते हैं। चलिए, और जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पूरा ब्रिटिशर्स बन रहा है हमारा भारत। चलिए, तो मछली और फिश जो होते हैं वो गिल से गलफड़े सांस लेते हैं, और मत्स्य वर्ग में सिर्फ मछली ही नहीं आती हैं, जितने भी मत्स्य वर्ग में आते हैं सब आपके गिल से गलफड़े से सांस लेते हैं। कुछ उसमें भी अपवाद होंगे जो सब में रहते हैं। एम्फीबियंस में हम आते हैं। अब आपको या इसमें सरीसृप रेप्टाइल में कौन आता है सर, तो इसमें आप लिख लेंगे। मैं आपको यहाँ एक काम करूँगा, चित्र लाला के रख दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए, तो ये जो भी सरीसृप हैं जिसमें आप याद रखेंगे खासकर चलिए अब चित्र ला के रखूँ तो आप समझ जाएंगे। तो लंग्स और फेफड़ा सांस लेते हैं सर, और त्वचा से सांस लेते हैं सर। ठीक। हाँ सर, इसमें आपके हो गया। और उभयचर में आप लिखेंगे, आप उभयचर जो आपके जल और थल दोनों में रह सकते हैं, वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं। उसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे सर, उसमें एग्जाम्पल सर आपका मेंढक का
और मेंढक को सर कहते हैं आपका फ्रॉग। और अब आप लोगों को एक नया चीज़ पता चलने वाला है जो आप लोग आज तक इससे पहले पता नहीं था। मेंढक का दो हिस्सा होता है सर, एक होता है सर टैडपोल, इसे टैडपोल के रूप में याद रखेंगे, इसको टैडपोल करके पूछता है हिंदी में भी, टैडपोल। और सर यहाँ जो है सर आपके इसमें लिखेंगे सर आप एडल्ट, ठीक, तो याद रखेंगे, या वयस्क। अर्थात मेंढक को आप दो हिस्से में तोड़ेंगे सर। एक मेंढक जब नवजात होता है, नवजात फॉर्म में होता है, मतलब जो एकदम नवजात बच्चा कैसे होता है, नया जन्मा बच्चा है ना, इन्फेंट बेबी, तो वो। और सर जब एडल्ट हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा तब। तो जब मेंढक टैडपोल के रूप में होता है तो जो नवजात या इन्फेंट रूप में होता है उसे टैडपोल कहते हैं, और जब बड़ा होता है तो उसे एडल्ट कहते हैं, एडल्ट फ्रॉग और टैडपोल फ्रॉग, ठीक है। हाँ सर, तो जो टैडपोल है इस समय जो सांस लेता है मेंढक का बच्चा, मेंढक की बेबी जो सांस लेती है वो लेती है आपके लंग, गिल्स से सांस लेता है। आपको अब तक ये पता नहीं होगा और क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, ये बताना था मुझे, क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछ रहे हैं, शब्द से जोड़ के मुझे आप लोगों को बताना था। और जब मेंढक बड़ा हो जाता है तो वो सांस लेता है आपके लंग्स से या फेफड़े से। गिल्स से आपका गलफड़ा, ये आपका लंग्स, ये आपका फेफड़ा। ठीक, हाँ सर, तो इतना वो क्लियर हो गया। जितने मत्स्य वर्ग हैं वो सांस लेते हैं गलफड़े से। सर मेंढक जब बच्चा होता है तो वो गलफड़े से सांस लेता है सर, गलफड़ा या गिल्स से सांस लेता है। और सर जब वही मेंढक बड़ा हो जाता है तो सर आपके लंग्स से, फेफड़ा से सांस लेता है। सर जो रेप्टाइल से सरीसृप हैं, जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु हैं सर, वो आपके फेफड़ा से कोई सांस लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो त्वचा से सांस लेते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर। सर अब एग्जाम्पल तो आप यहाँ मछली बता दी, हमको पता है, मेंढक बता दी, पता है, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल बता दी। तो आइए लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए रेप्टाइल्स। जबकि इसमें जितने भी जीव दिख रहे हैं आपको ये सब के सब रेप्टाइल्स वर्ग के हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? हाँ सर। तो आपको समझ में आ गया सर रेप्टाइल्स में किनको इनको लेना है? क्लियर हो गया? हाँ सर। यहाँ इसको दिख रहा है क्लियर? हाँ सर, कि मगरमच्छ हो जाए, सांप हो जाए, कछुआ हो जाए, जैसे कि गिरगिट हो जाए, है ना, सब जितने आपको दिख रहे हैं सब आपके रेप्टाइल वर्ग के उदाहरण हैं। लिखा है रेप्टाइल्स, तो आपको ये एग्जाम्पल में दे दिया। चलिए लगा भी देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कहाँ से सांस लेते हैं। इसमें से कुछ है जो सांस लेते हैं आपके फेफड़े से, और कुछ है जो सांस लेते हैं आपके अपनी स्किन से। क्लियर? हाँ सर। चलिए, मछली तो आपको पता ही है, मछली का फिर भी लगा देता हूँ इमेज। फिश तो आपको पता है क्या लगाऊँ, रहने दीजिए। आपको मेंढक तो पता ही है, मेंढक कैसे दिखता है, तो मेंढक का भी छोड़ देते हैं। रेप्टाइल्स आपको समझना तो समझ लेंगे आप उससे। हाँ सर। चलिए, हाँ ये बता रहा था मैं कि क्वेश्चन सर, आजकल क्वेश्चन सर ये नहीं पूछता कि मछली कहाँ से सांस लेती है, गिल से, गलफड़े से। ये नहीं पूछता कि रेप्टाइल्स कहाँ से सांस लेता है, लंग से, स्किन से। आजकल यहाँ जाके पूछता है कि मेंढक का जो टैडपोल है वो कहाँ से सांस लेता है। तो आप सोचेंगे मेंढक सर, तो आप जनरली मारेंगे सर लंग से, फेफड़ा, और वहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा गिल्स या गलफड़ा। तो आपको याद होना चाहिए। और अगर ये मार रहे हैं आप तो पूछ लेगा इसको एडल्ट मेंढक कहाँ सांस लेता है, या जो नवजात मेंढक है वो कहाँ सांस लेता है। आजकल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और इसी चीज़ पे मुझे चर्चा भी करना था, अभी ध्यान आ गया तो कर लेता हूँ कि देखिए मुद्दा क्या हो रहा है ना, कि आपके अब एग्ज़ाम्स के जो पीएससी और व्यापम, पुराने वाले पीएससी और व्यापम नहीं रह गए हैं। अब हमारे जो स्टेट के सीजी के जो पीएससी हैं, व्यापम हैं, इनका हो गया लेवल हाई भाई।
अब ये भी एकदम तार्किक तौर पे क्वेश्चन बनाते हैं, सब्जेक्ट की गहराई में घुस के समझ के साथ क्वेश्चन बनाते हैं। और होता क्या कि हमारे कोचिंग वाले जितने हैं ना बिलासपुर में, आप देखेंगे या पूरे छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, जैसे इस बार पीएससी का एग्ज़ाम आया तो सब बच्चे रोने लग गए, पता नहीं कहाँ से एग्ज़ाम बना रहे हैं, इतना टफ एग्ज़ाम बनाया है, एकदम ऐसा बनाया है वैसा बनाया है। ये गलती बच्चों की नहीं है, बच्चों को तो आप जैसा ज्ञान देंगे वैसा ज्ञान वो लेंगे और वैसा वो रिजल्ट एग्ज़ाम में दे करके आएंगे। यहाँ गलती जो है, मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, यहाँ गलती है कोचिंग वालों की। क्योंकि जैसे ज़माना बदल रहा है, जैसे पीएससी और व्यापम बदल गए समय के साथ, ज़माने के साथ, उनका क्वेश्चन का स्तर बदल गया। हमारे जो कोचिंग सेंटर हैं उन सबसे निवेदन भी है कि आप भी ज़माने के साथ बदलिए और पीएससी और व्यापम के स्टेटस को मैच कीजिए। वो जितने एडवांस में आप उस एडवांस स्तर पर जा करके पढ़ाइए। मगर दिक्कत क्या पता है, जितने भी आप देखेंगे ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन कोचिंग भी हैं जिसमें जान रहा हूँ मैं, ये सब के सब ना उसी पुराने पैटर्न को घसीट रहे हैं। एक बुक लाओ मार्केट से, उसको रगड़ के पढ़ो, हो गया ये वो 3-5, बस ऊपर का पढ़ो हो जाएगा 3-5, मतलब उसी पुराने पैटर्न में यार। जो 10 साल पुराना उनका नोट्स बना है, उसी नोट्स को आज तक घसीट के पढ़ा रहे हैं, उतना ही पढ़ा रहे हैं, उतना ही पढ़ा रहे हैं। अरे यार, और जो अपडेट के नाम पे सिर्फ जो करंट हो रहा है, करंट को अपडेट कर देते हैं। भाई अब करंट आप अपडेट करेंगे, हमारे इतिहास की गहराई में जो जाके पूछ रहा है वो करंट में कैसे कवर होगा? जनजाति की गहराई में जाके जो पूछ रहा है वो आपके करंट में कैसे कवर होगा, है ना? तो यही निवेदन और यही आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जब अब स्तर बदल चुका है पीएससी और व्यापम का, और एग्जाम में जाते हैं बच्चे वही पुराने पैटर्न में कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, उसी पुराने पैटर्न पढ़ लेते हैं और जाते हैं एग्जाम में, मैं सब तैयारी करके गया और एग्जाम बैठते हैं और रोने लगते हैं। पता नहीं स्पेस का, इसरो का एग्जाम ले रहा है कि डीआरडीओ का एग्जाम ले रहा है, पीएससी और व्यापम को गरियाने लगते हैं, पूरा भरपूर भरदम गरियाते हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं लेते हैं, ऐसा एग्ज़ाम बना दिया वैसे एग्ज़ाम ले लिए। भाई गलती उनकी नहीं है, वो एकदम सही चल रहे हैं। गलती है आपकी और आपके कोचिंग सेंटर की जहाँ से आप पढ़े हैं, क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किए हैं। और हमारी गलती क्या पता है, हम एनालाइजर वालों की, मेरी गलती क्या है, हमारी गलती है कि हम आपको वो जो नया पैटर्न है और उससे भी एडवांस जब होने वाला है उस स्तर पे आपको तैयारी करा रहे हैं ना, इसलिए हमको जो है बच्चों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बच्चों को वही जो पुराना पढ़ रहे हैं वही उनको खिलाओ, जिससे उनके एग्जाम ना निकले। बस बार बार अटेम्प्ट देते रहें, 4 साल 5 साल पैसा उड़ाते रहें, टाइम निकालते रहें, उम्र बीत जाए, सब चीज़ हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए। बच्चों को वही चीज़ चाहिए। और हम जो है मेहनत करके जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, जहाँ से पढ़ने के बाद बच्चा एग्ज़ाम में पक्का अच्छा करके आएगा, एग्ज़ाम निकाल करके ही आएगा, कोई ना कोई पोस्ट लेकर ही आएगा, अपने घर वापस जाएगा तो मान सम्मान इज्जत के साथ। मगर बच्चों को ये हजम नहीं होता है। तो आप देखिए कि कोचिंग की भी गलती है क्योंकि वो आपको अपडेट नहीं कर रहे हैं, और आपकी भी गलती है कि आप उनको अपडेट होने नहीं दे रहे हैं। कि कोई अगर आपको इस स्तर पर पढ़ाने लग जाए तो आप उनको छोड़ के चल जाते हैं। तो आप देखिए कि अब आपको क्या करना है अपने जीवन में। जो सिनेरियो बदल रहा है, जो ट्रेंड बदल रहा है एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न का, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है कि वही पुराने घसीटे पुसीटे पैटर्न पढ़ते हुए आपको सिर्फ साल दर साल अपना समय व्यर्थ करना है। और अगर आपको नए पैटर्न पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम निकले, तो ये है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो इसलिए आप एनालाइजर के साथ जुड़ करके अपनी मेहनत को और ज़्यादा पॉलिश कीजिए, और ज़्यादा रगड़िए, और खासकर तब तक तो कम से कम जब तक फ्री में मिल रहा है। और ये भी बता दूं मैं, एनालाइजर अभी भी पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने के नाम पे टेस्ट सीरीज़ के रूप में जाना जाता है। मैं खुद एनालाइजर के स्टूडेंट रहा हूँ और इसकी टेस्ट सीरीज़ से प्रभावित होकर के, क्योंकि इनके क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, बहुत सारे टेस्ट आते हैं ऑनलाइन में, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन को इक्का दुक्का देते हैं, 1 लाइन 2 लाइन का एग्जाम आपका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। एनालाइजर की खासियत ही यही है, जब मैं स्टूडेंट था तब भी मुझे पसंद था, आज मैं टीचर हूँ तब भी मुझे पसंद है कि ये टेस्ट भी लेता है ना, तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेगा तो वहाँ से 1000 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? क्योंकि वो हर क्वेश्चन के लास्ट में एक्सप्लेनेशन या डिटेल देता है भर के, जिससे क्वेश्चन से आपका एग्जाम में वो फंसेगा, नहीं तो उसके एक्सप्लेनेशन से पक्का आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए एनालाइजर का टेस्ट बहुत हाई क्वालिटी का है। और ये मैं जेन्युइन सी बात बता रहा हूँ, अपनी विद्या की आप कसम खा के बोल रहा हूँ कि बहुत जेन्युइन टेस्ट बनाते हैं एनालाइजर वाले। क्यों? क्योंकि मैं खुद यहाँ स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। वो विद्या की कसम, एक टीचर के लिए खाना कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हैं। और आप लोगों, क्योंकि बहुत तार्किक लोग हैं आप लोग, फुकट फालतू की बातें करने के लिए बहुत आपके पास टाइम है, इल्ज़ाम लगाने के लिए बहुत टाइम है, वो इसलिए विश्वास दिलाने के लिए मैं विद्या की एग्ज़ाम खाया हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं, बाकी तो आपके सामने ही है। बाकी जो हम, वो तो हमारे टेस्ट का बात हो गया। और वीडियो में हम किस स्तर पे हम पढ़ा रहे हैं आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कितना ज़्यादा विजुअलाइज के साथ, इतना एनिमेशन के साथ, इतना हर एक चीज़ यूज़ करके आपको हम पढ़ा रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपका एग्जाम आने वाले समय में क्लियर होना एकदम गारंटीड है। तो जो बच्चे हमारे एनालाइजर के हैं वो तो पोस्ट लेंगे यार। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या करना है जीवन में। चलिए, इस सब के साथ ही आपको बहुत पढ़ा दिया, वैसे भी आज के लिए काफ़ी आप लोगों के लिए। देखते हैं कितना हो गया। चलिए, काफ़ी आप लोगों के लिए। तो आज हम इसको यहीं पे विराम करते हैं और नेक्स्ट क्लास से
हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आप सबसे अलविदा लेता हूँ। और आज थोड़ा मन रुका हुआ है क्योंकि गले में दर्द है, इतना पेन है, फिर भी आप लोगों को इतनी ज़्यादा डिटेल में घुस के मैं पढ़ाता हूँ। मेरे सर भी बोलते हैं कि यार पति इतना डिटेल में मत पढ़ाओ, बच्चे तुमको ऐसा सपोर्ट नहीं करने वाले हैं जो तुम सोच के पढ़ाते हो, बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं कि वो भी सोचते हैं फिर कि नहीं यार चलो तुम्हारा तबीयत ठीक है तो कम से कम अभी मत पढ़ाओ, तबीयत ठीक नहीं है, गले में दर्द है, आवाज़ तुम्हारा बैठ चुका है, तब तो इतना मत पढ़ाओ घुस घुस के, जितना उनको चाहिए उतना ही उनको दे दो, तो देखना आपको तुमको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ऐसा हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं नहीं सर सब तो वही कर रहे हैं हर कोचिंग वाले, हम लोग भी वैसे ही करेंगे तो क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए इतने तकलीफ में होने के बाद भी आप लोगों को इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, फिर अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।